800-599-0019। आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता आदरणीय शिवांगी श्रीवास्तव मैम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मनोशांति सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ केयर वाराणसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एट नई सुबह इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल साइंस वाराणसी। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आदरणीय श्री अमित कुमार जी, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र जी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ, आदरणीय सविता शुक्ला मैम, लेक्चरर सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान कर रही हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका PDUNI PBD न्यू दिल्ली, और हमें आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर, डायरेक्टर सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में हमारी मुख्य कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान करने हेतु मैं अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री राजीव रंजन सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के इस बहुविशिष्ट कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान कर इस कार्यक्रम को अग्रमुख करने हमें अनुमति प्रदान करें। आदरणीय श्री राजीव रंजन सर। थैंक यू नागेश जी। नमस्कार सभी लोगों को, और हम फ्रॉम सीआरसी लखनऊ हम आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के इस वेबिनार, जैसा कि नागेश जी ने बताया, आज का ये वेबिनार जो कि स्पेशली मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है, और आप जैसा आप सब लोग जानते हैं हमारी मिनिस्ट्री ने मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर, जो कि किरण नाम से जानी जाती है, सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए ही, रिहेबिलिटेशन के लिए पर्पस से ही ये स्टार्ट किया गया है। आई थिंक ये नंबर आप सबको पता होगा। ये नंबर हम लोग के लिए या हमारे जो भी जितने भाई बहन हैं जिनको कोई दिक्कत है, पेरेंट्स हैं, NGO हैं, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबको इस नंबर पे जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1800-599-0019 उस पे कॉल कर सकते हैं। और आज का जो सब विषय है, जो कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ, जो कि एक बहुत बड़ी इस कोविड-19 के दौरान मायने रखता है। बहुत सारे बच्चे घर पे हैं, अकेले हैं, मम्मी पापा के साथ हैं, वो घर में ही हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। सो बहुत सारे समस्याएं देखने को मिली हैं और मिलते हैं। तो आज का जो विषय है और आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन है श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव जी, जो कि डायरेक्टर है मनोशांति सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ केयर वाराणसी, एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर नई सुबह इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल साइंसेस वाराणसी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ शिवांगी श्रीवास्तव जी जो हैं, जो इस सब्जेक्ट के ऊपर अपना एक्सपर्टाइज रखेंगे और हम सबको बताएंगे कि इस दौरान जो बच्चों का मेंटल हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ता है और उसका निवारण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपने मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत में अपनी निदेशिका महोदया श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का भी स्वागत करना चाहूंगा और उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिनके द्वारा ये प्रोग्राम करने को प्रोत्साहित किया जाता है, और हमारे निदेशक महोदय श्री रमेश पांडे जी का भी हार्दिक स्वागत करूंगा, और हमारे सारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स जो कि अमित कुमार जी हैं, विकास मिश्रा जी हैं, सविता शुक्ला मैडम है, नागेश पांडे सर है, ये सभी लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी था इस तरह से प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करना। और हम लोगों के बीच जो हमारे हमसे लोग जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि हम समय समय पर इस तरह से प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कराएं, तो आप हमारे सारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे सारे सीआरसी परिवार का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और हमारे प्रोग्राम को हमेशा एक ऊपर क्या बोलते हैं उसको, एक ऊंचाई तक ले जाते हैं, और साथ ही साथ वो दूसरे को भी बताते हैं, समझाते हैं, जो भी वो सीखते हैं उनके बारे में। तो आप सभी का स्वागत करूंगा। हमारे बीच में नीलम धामजिया मैडम है जो कि हमेशा हमसे जुड़ते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि न ज्यादा समय न लेते हुए आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं मिसेस शिवांगी श्रीवास्तव जी को, कि वो अपना
बहुमूल्य समय निकाल के हमारे बीच में आए हैं, वो अपना एक्सपर्टाइज आज के इस वेबिनार जो हमारा आज का टॉपिक है उस पे दें। थैंक यू नागेश जी, थैंक यू ऑल, आई वेलकम ऑल, थैंक यू नागेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वचन हमारी प्रेरणा का स्रोत है। अब मैं आज के रिसोर्स पर्सन, मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता आदरणीय शिवांगी श्रीवास्तव मैम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज बचपन के मानसिक स्वास्थ्य पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय शिवांगी श्रीवास्तव मैम। धन्यवाद अजय कुमार सर एंड नागेश पांडे सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे CRC लखनऊ के इतने प्रेस्टिजियस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि इस समय जो हमारी महामारी चल रही है पूरे देश में, जहाँ पर इतनी परेशानियां डेवलप हो रही हैं, इस महामारी के समय में भी CRC ने ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा और जन जन तक एक अवेयरनेस डेवलप करने की कोशिश की है, चाहे वो डिसेबिलिटी के लिए हो, चाहे वो मानसिक परेशानियों के लिए हो, और चाहे ही हमारी शिक्षा नीति के लिए हो। सर बहुत बहुत आभार आप सभी का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। इसी के साथ में जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 में बच्चों के ऊपर क्या मानसिक प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो जैसा हम कहेंगे कि जो महामारी ने हमारे देश में एक कहते हैं ना कि रोक लगा दी है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहते भी हैं आगे बढ़ना, तो हमें आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है और एक अनसर्टेनिटी सी बनी हुई है कि कब क्या, कैसे, कहाँ क्या करें, कहाँ जाएं। तो जब बड़े परेशान हो रहे हैं इससे, जब वयस्क परेशान हो रहे हैं, वृद्ध परेशान हो रहे हैं, तो इसी के साथ बच्चे भी उतने ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ इकोनॉमिकल परेशानियाँ दिख रही हैं, जहाँ सोशल परेशानियाँ दिख रही हैं, फैमिली परेशानियाँ दिख रही हैं, पर्सनल परेशानियाँ दिख रही हैं, तो बच्चों के साथ भी वही परेशानियाँ एसोसिएटेड हैं। लेकिन उनके साथ में एक परेशानी और है, स्कूल की परेशानी, जहाँ पर स्कूल कॉलेजेस का बंद हो जाना, परिवार में 24 घंटे बिताना, बच्चों का अपने पीयर ग्रुप के साथ में इन्वॉल्व नहीं होना, ये उनके अंदर कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप कर रहा है। जैसा कि आपके घर में, सभी के घर में एक बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा जिद्दी बनते जा रहे हैं बच्चे। तो इसी एक जिद को लेकर के आगे और क्या क्या परेशानियां उनमें हो रही हैं, चाहे वो मेंटल हो, चाहे बिहेवियरल इश्यूज हो, मैं आज आपके समक्ष अपना टॉपिक रखना चाहूँगी। तो मैं उसके लिए अपने PPT स्लाइड को शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब तक मेरी बात पहुँच पाए, और जो भी मैं उससे रिलेटेड परेशानियाँ बता रही हूँ और उससे रिलेटेड जो निदान बताऊँगी, आप सभी उसका उपयोग करके अपने परिवार में या अपने आसपास, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो काउंसलर्स हों या फैमिली मेम्बर्स हों, बच्चों के बिहेवियरल और मेंटल पैटर्न को चेंज कर पाएँ। सर मैं यहाँ पर अपने स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप तक मेरी स्लाइड पहुँच रही है। जी मैम, आपकी प्रेजेंटेशन आ रही है। ओके। सो आप जैसा टॉपिक देख रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रंस। सो यहाँ पर मैंने ये डिस्क्राइब किया है कि जैसा कि कोरोना की एक भयावह स्थिति है और हमारे देश में एक अनिश्चितता की स्थिति बन गई है, जिसमें कि बच्चे जो हैं काफ़ी एंशियस हो रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं और एक क्राइसिस डेवलप हो रहा है उनके लिए कि हमें आगे क्या करना है, हम कैसे करें और क्या होगा। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो एडोलेसेंट्स हों, उनमें ये परेशानियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि स्कूल का बंद होना, परिवार में 24 घंटे बिताना, अपने दोस्तों के साथ ना मिलना और खेल कूद में रोक लग जाना, जो बाहर वो जाके खेल कूद करते थे अभी घर में ही रहना, ये उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और मूड डिसऑर्डर। अगर मैं मूड डिसऑर्डर की बात करूं तो ज्यादातर देखा जा रहा है कि बच्चे अभी तक घर में हैं और घर में हमारी जो स्थिति हो रही है
परिवार में 24 घंटे बने रहने के कारण देखिए परिवार के आपसी झगड़े होते हैं, ये नॉर्मल स्थिति है। लेकिन जब यही झगड़े लगातार बने रहते हैं, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ परेशानियां देख रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे घर के अदर मेंबर्स हो, सबके साथ कुछ ना कुछ एक परेशानियां लगी हुई हैं, चाहे इकोनॉमिकल परेशानी हो, चाहे एडजस्टमेंट इश्यूज हो। उस वजह से क्या होता है कि बच्चे कहते हैं ना कि बच्चे एक माटी का रूप होते हैं, हम उनको जैसा ढाल देंगे वो वैसा ही ढल जाएंगे। उन बच्चों में अगर हम कहें कि जैसे किसी चीज को लर्न करना हो तो वो अपने पर्यावरण को देख करके ही लर्न करते हैं। स्कूल तो उनका दूसरा स्टेज होता है जहाँ पर वो लर्निंग सीखते हैं, एजुकेशन सीखते हैं, लेकिन जो पहली पाठशाला होती है वो घर होती है हमारी, और घर से ही वो जो आसपास का वातावरण बन रहा है उससे वो लर्न कर रहे हैं। तो जब घर में ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बनी रह रही है लगातार, बच्चों में लगातार परेशानियां उत्पन्न हो रही है, और यही परेशानियां उनमें न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस कर रही है, और न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होने के कारण उनमें मूड डिसऑर्डर जैसी परेशानियां, जिसमें कि वो बहुत तेजी में आ जा रहे हैं, जिसे हम हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में ले जाते हैं। लेकिन जब बच्चे ज्यादा गुस्सा करने लग जाए या मार पीट करने लग जाए या गाली गलौज देने लग जाते हैं, तो वो परेशानियां कहीं ना कहीं मूड डिसऑर्डर में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी परेशानी अगर हम देखें कि कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है उसमें या तो पिता बीमार पड़ रहे हैं या तो माता बीमार पड़ रहे हैं, कोविड से इन्फेक्ट हो रहे हैं, बेसिकली कहीं दोनों बीमार पड़ जा रहे हैं, कहीं परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जा रहा है, जिसके कारण बच्चों में एक सेपरेशन की एंजाइटी डेवलप हो रही है। उन्हें लग रहा है कि पेरेंट्स कब ठीक होंगे भी या नहीं होंगे, कब तक माँ मेरे पास आएगी, कब मेरे पिता मेरे पास आएंगे। तो ये सारी जो क्वेश्चन आंसरिंग उनके दिमाग में चल रही है, ये एंजाइटी और फियर उनके अंदर डेवलप कर रहा है, और जिसके कारण उनमें स्ट्रेस और स्लीपिंग डिफिकल्टीज हो रही है। उनका जो मेंटल वेलबींग है उस पर बुरा असर डाल रहा है। अगर आप ये कहें कि देखिए जैसे सिचुएशन अभी ऐसी बनी हुई है कि कहीं ना कहीं आप हर परिवार में कोई ना कोई एक लॉस जरूर देखा है, उस लॉस की वजह से PTSD की परेशानियां उत्पन्न हो रही है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और लोग ऐसा सोचते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं कि ड्रग अब्यूज करते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं, हम अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए ड्रग अब्यूज कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि बच्चों की ये शिकायत आती है कि मैम मुझे टेंशन होती है तो मैं सिगरेट कंज्यूम कर लेता हूँ। और ये बात मैं कहूँ तो 14 से लेकर के 19 साल तक के बच्चों की शिकायत होती है कि मैम मुझे टेंशन होती है तो मैं सिगरेट पीना पसंद करता हूँ, या मैं दोस्तों के साथ जाके एक कैन बियर पी लेता हूँ और फिर वही चीज अच्छी लगने लग जाती है, मैम स्ट्रेस हल्का हो जाता है। तो आप मेरी बात को इससे समझ पा रहे होंगे कि एक टेंशन को कम करने का स्रोत बना लिया गया है सिगरेट या अल्कोहल या फिर अदर कोई सब्सटेंस है। तो बच्चों में ये भी शिकायतें आ रही है कि अगर वो 10 मिनट के लिए पेरेंट्स से परमिशन लेके जाते हैं कि मैं आता हूँ, और वो स्ट्रेस कम करने के लिए सिगरेट है, अल्कोहल है या फिर अदर सब्सटेंस है उसका यूज कर रहे हैं, यूज नहीं अब्यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो आदत उनकी बनती जा रही है। तो ये परेशानियां बच्चों में अभी देखने को मिल रही हैं। और अगर हम अदर परेशानियों की बात करें तो उसके लिए मैं आपके सामने एक स्टडी प्रस्तुत करूंगी। स्टडी में ये बताया गया है कि जो 3 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनमें पेरेंट डिपेंडेंसी ज्यादा डेवलप हुई है। पेरेंट डिपेंडेंसी इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि वो पेरेंट्स को ये देख रहे हैं कि उनमें कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस है वो तो नहीं डेवलप कर रहा है, या मेरे पेरेंट्स बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे। तो इस वजह से अगर वो बीमार पड़ रहे हैं तो वो बार बार अपने पेरेंट्स के पास जाना और उनसे डिमांड करना कि मुझे आपके पास ही रहना है और मुझे अपने साथ ही रखो, तो वो पेरेंट के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल भरा कठिनाई भरा समय हो जा रहा है, और बच्चे के लिए भी, क्योंकि लगातार अगर आप सोचे 3 से 6 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स से कैसे दूर रह सकता है। तो उस कंडीशन में बच्चों में ये डिपेंडेंसी और जिद्दी भाव उत्पन्न हो रहा है। वहीं अगर हम 6 से 18 साल के बच्चों की बात करें तो लगातार रिपीटेटिवली क्वेश्चन करना कि कोरोना वायरस है क्या, ये किस में होता है, क्या ये हमें हो सकता है या नहीं, क्योंकि न्यूज चैनलों में भी बहुत सारी ऐसे एग्जैजरेटेड खबरें दिखाई जा रही हैं जिससे कि उनका वो पैटर्न चेंज हो रहा है सोचने का। इसकी वजह से उन बच्चों में भी इरिटेशन, एंगर, फियर, इरिटेबिलिटी और
एक ऐसी अग्रेशन डेवलप हो रही है जिसकी वजह से उनका व्यवहार जो हो रहा है, जो उनकी फंक्शनिंग है अपने माता पिता से मिलने की या फिर स्कूल की पढ़ाई करने की जो है स्थिति, वो सब धीरे धीरे बाधित होती जा रही है। अगर हम बात करें कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स पे क्या इसका असर पड़ रहा है, तो सभी को पता है कि अभी स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है और सारी जो एक्टिविटी है वो हमारी ऑनलाइन हो चुकी है। और इस ऑनलाइन परिस्थिति में देखिए क्या होता है कि जहां हम 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे होते हैं टीचर से, वहां पर हम कुछ लर्निंग सीखते हैं, हम अच्छी चीज सीखते हैं या बुरी चीज सीखते हैं, वो बच्चे पे डिपेंड करता है। वो इस तरीके से डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा इस चीज के आपको बारे में बताऊंगी कि देखिए, जो बच्चे कहते हैं ना कि हमेशा पेरेंट्स शिकायत करते हैं मेरे बच्चे में ही कमी है, मेरा बच्चा बदमाश है। अगर हम ये सोचे कि एज अ पेरेंट्स हम में क्या कमी रह गई, एज अ पेरेंट्स हम क्यों बच्चों के लिए हमेशा शिकायत करते हैं, एज अ पेरेंट्स हम बच्चों के लिए कितना उनके एफर्ट्स डालते हैं और हम अपने बिहेवियर को उनके तरफ कैसा प्रदर्शित करते हैं, तो शायद हमारे बच्चे की जो नेगेटिव फंक्शनिंग है ना वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसी तरीके से जब बच्चा स्कूल जाता है और वहाँ बदमाशियां करता है या फिर कुछ अच्छी चीजें सीखता है, तो जैसे पेरेंट्स को प्राउड फील होता है कि मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है। वहीं अगर दूसरी जगह बदमाशी कर रहा होता है तो टीचर से शिकायत मिलती है कि आपका बच्चा ऐसी बदमाशी कर रहा है। उस केस में अभी हम ये समझ लें कि बच्चा घर से लर्न करता है या कुछ न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हुए होते हैं या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई होती है, इस वजह से बच्चे में कुछ डिसेबिलिटी दिखती है या फिर कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज दिखते हैं। लेकिन उसी साइकोलॉजिकल इशू को हम अगर बचा लें, किस तरीके से बचाएं, ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये है कि जो स्कूल में बच्चे सीख रहे थे, जैसे अगर लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो आइडेंटिफाई हो जाती है स्कूल में। जब बच्चा जाता है और उसको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, तब पता चलता है कि ये बच्चा तो जो लिख रहा है वो उसको जस्ट अपोजिट लिख रहा है, जो हम पढ़ाते हैं उसको देर में समझ पाता है, या कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, रीडिंग एंड राइटिंग में दिक्कत आ रही है। वो परेशानियां अभी ज्यादा देखने में मिल रही है कि बच्चे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जा रहा है। और जो इंटरैक्शन करने के साथ में बच्चों में मोटिवेशन होता था कि बच्चा कितना सीख सकता है और बच्चा क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट कर सकता है, सिंगिंग एंड डांसिंग में कितना जा सकता है, या फिर कोई अदर एक्टिविटीज में वो कितना पार्टिसिपेट कर सकता है, वो सारी प्रक्रिया अभी बाधित होने के कारण बच्चों में एक कहते हैं लर्निंग, जो सीखने की क्षमता थी वो अभी एक कदम पीछे जा चुकी है। वो उस लर्निंग कैपेसिटी को कहते हैं सीख नहीं पा रहे हैं, उनकी कम होती दिखती है, और जिसकी वजह से उनमें एंजाइटी भी हो रही है, क्योंकि ये है कि स्कूल कब खुलेगा, हम अपने दोस्तों के साथ में कब मिलेंगे, हम आगे क्या करेंगे, उनकी सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, दोस्तों के साथ में उनको एक अलगाव सा महसूस हो रहा है और नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न उनके अंदर डेवलप हो रहा है कि जो मेरे दोस्त हैं अच्छे से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो उनके इनोवेटिव आइडियाज थे वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। आउटडोर जैसे गेम्स होते थे वो दोस्तों के साथ खेलते थे, अभी वो सारी चीजें बाधित हो गई हैं। तो ये सारी परेशानी स्कूल गोइंग बच्चों में दिखने को मिल रही है। अगर हम बात करें स्पेशल नीड्स में, तो जैसा आप सभी को पता है कि 2 से 8 वर्ष के आयु के प्रत्येक 6 में से एक बच्चा या तो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर में होता है, या फिर किसी बिहेवियरल इश्यूज में होता है, या फिर किसी मेंटल डिसऑर्डर में होता है। उन बच्चों के साथ साथ जो स्पेशल नीड्स है, मतलब ये सारे तो स्पेशल नीड्स में ही चल गए, लेकिन अगर मैं उनके नेम स्पेसिफाई करूं, जैसे ऑटिस्टिक हो गए, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के बच्चे हो गए, सेरेब्रल पाल्सी के हो गए, लर्निंग डिसेबिलिटी के हो गए, डेवलपमेंटल डिलेज के हो गए, इनके अंदर एक इमोशनल डिफिकल्टीज देखी जा रही है घर में प्रॉपर रहने के कारण। क्योंकि जैसे पहले स्कूल जाना, जैसे स्पेशल स्कूल्स होते हैं तो उसमें बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज सिखाई जाती है। बच्चों को डेली एक्टिविटीज या घर पे रहने के लिए आपको सोशल स्किल्स हो गया, पर्सनल स्किल्स हो गया, पर्सनल हाइजीन हो गया, ये सारी एक्टिविटीज बच्चों को सिखाई जाती थी। और वहाँ पर लर्निंग के जो टूल्स होते थे वो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल स्कूल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। वो चीज़ें बाधित हो गई हैं बच्चों के साथ में, जिससे कि उनके अंदर एक अग्रेशन डेवलप हो रहा है। और जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के बच्चे हैं, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वर्किंग ही हो रहे हैं, और जैसे जो मदर है या पेरेंट्स है, जो होम मेकर मदर्स हैं, उनके ऊपर भी एक बर्डन सा आ रहा है, क्योंकि बच्चे की लगातार जिद को
वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से बच्चा और अग्रेसिव हो रहा है, उसको डिफिकल्टी आ रही है और उसको उसमें एक भय भी बना हुआ है। और ये जो चीज़ें हैं ये मैंने अपने पर्सनल केसेस में देखने के साथ साथ रिसर्च से भी शो होता है कि ऐसी परेशानियां बच्चों में दिखने में आ रही हैं। उनको अपने टीचर से, अपने स्पेशल एजुकेटर से रैपर स्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी जैसे कोरोना की स्थिति है तो ये जो बच्चे हैं इनको प्रॉपर लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे बैठाने में दिक्कत होती है, ये प्रॉपर बैठ नहीं पाते, और इनका इंटरेक्शन पहले से, क्योंकि अभी 1.5 साल का करीब टाइम जा चुका है, तो जो हमारा इंटरेक्शन है बच्चों के साथ में, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हो, चाहे वो काउंसलर्स हो स्पेशल नीड्स के लिए, वो बच्चों से प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ऑनलाइन बच्चों से मिलना काफी मुश्किल भरा समय हो पा रहा है। तो उसके कारण भी जो बच्चों ने पहले जो सीखी हुई प्रक्रिया थी वो बाधित होती जा रही है, वो अनलर्न कर रहे हैं, लर्निंग, अपनी जो लर्निंग कैपेसिटी थी उसको अनलर्न कर रहे हैं, और वो फिर से उसी चीज में ही रिलैप्स करते जा रहे हैं। ये परेशानियां उनके अंदर दिखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें कि पीयर ग्रुप से भी उनके साथ ये दिक्कत आ रही है कि पीयर ग्रुप से नहीं मिल पाना है, ठीक है, लर्निंग के उतने जो टूल्स हैं वो प्रोवाइड ना होने के कारण उनके अंदर जो सोशल और बिहेवियरल स्किल्स थी वो कम हो रही है, टेम्पर टेंट्रम्स शो कर रहे हैं, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उतना ही डेवलप हो रहा है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स ना अपने बच्चों की परेशानियों को समझ नहीं पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स उनको बचपन से ही ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको पता होता है कि मेरे बच्चे की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को वो एक्सेप्ट करते हैं। एक तो हमारे सोसाइटी में ये स्टिग्मा है कि नहीं, हमारे बच्चे को ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट बदमाशी कर रहा है या फिर लाड प्यार में बिगड़ गया है। लेकिन उस लाड प्यार का जो आप बोल रहे हो बिहेवियर, कहीं ना कहीं वो ADHD का भी हो सकता है, या फिर सॉरी मैम प्लीज इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। रिज्यूम प्रेजेंटिंग कर दीजिए मैम। जी जी आप प्रेजेंटेशन आपका हट गया है मैम स्क्रीन से, तो रिज्यूम प्रेजेंटिंग कर दीजिए एक बार मैम। सर अभी सही है? नहीं मैम, अभी प्रेजेंटेशन आपका आ नहीं रहा। एक सेकेंड सर। सर आई थिंक अभी आपको मिल रहा होगा मेरा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अभी आया नहीं मैम। आ गया मैम। सर आ गया? जी जी हाँ, थैंक यू थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इसके कारण एक अलगाव सा आ रहा है, और पेरेंट्स अपने बच्चों को ही समझ नहीं पा रहे कि इनकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, और उसकी वजह से वो ज्यादा, पेरेंट्स भी बच्चों पे आउटबर्स्ट शो करते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों पे क्रिटिकलिटी शो करते हैं, या तो बहुत ज्यादा ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं या होस्टाइल हो जाते हैं। तो ये जो 3 प्रक्रिया है जो पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को दिखाई जाती है, जैसे ज्यादा होस्टिलिटी हो गया, ज्यादा ओवर इन्वॉल्वमेंट हो गया, या होस्टिलिटी हो गया, ये तीनों ही खतरे की घंटी होती है एक बच्चे के लिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा लाड और प्यार शो कर रहे हो अपने बच्चे को, तो वो उसकी बीमारी को या उसकी परेशानी को और लीड करता है। और अगर ज्यादा क्रिटिकलिटी है या फिर नकारात्मक आप उसको वर्ड्स दिखाते हो कि तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो, तुम तो ऐसे ही बदमाश हो, या फिर मारना या पीटना जैसी जो हरकतें होती है पेरेंट्स के साइड से, वो उनके या तो उनमें वो डिप्रेशन या एंजाइटी डेवलप करा देती है, या फिर एंगर आउटबर्स्ट उनके अंदर डेवलप होता है। तो ये हम देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। हमें लगता है अभी ज्यादातर बच्चे स्केर्ड हैं, एंग्री हैं, शॉक्ड हैं, कंफ्यूज हैं, सैड हैं और टायर्ड भी हैं मच ऑफ द टाइम ड्यू टू डिप्रेसिव सिम्टम्स। और ये जो एक्साइटमेंट और हैप्पी का सिम्टम है, ये मैं दिखा रही हूँ कि ये मूड डिसऑर्डर के होने के कारण ये बच्चों में ज्यादा बढ़ रही है और बच्चे ज्यादा हंग्री फील कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं कि जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनके अंदर लॉकडाउन के कारण जैसे कि घर में काफ़ी ज़्यादा हिंसक सिचुएशन भी आ रही है, तो उस हिंसक सिचुएशन के कारण बच्चों में वही फ्रस्ट्रेशन, फियर, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस जैसी समस्याएं और कॉग्निटिव ट्रेट डेवलप हो रहे हैं। उनके साथ में फिजिकल वायलेंस और फिजिकल अब्यूज जैसे परेशानियों का खतरा बढ़ गया है। अब हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है जो क्वारंटीन का, सेपरेशन और
जो पेरेंट्स का सेपरेशन है उस पर क्या असर पड़ रहा है। तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी। इसके कारण बच्चों में सैडनेस हो रहा है, एक एंजाइटी डेवलप हो रही है, फियर डेवलप हो रहा है कि मैं पेरेंट्स को खो ना दूँ और कहीं मैं अकेला ना रह जाऊँ, या अगर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है पेरेंट्स तो उसके कारण भी ये है कि मैं पेरेंट्स के साथ में रहना चाहता हूँ, तो वो अकेलापन बच्चे महसूस कर रहे हैं, एक डिस्ट्रेस सिचुएशन है, और इस घबराहट के कारण बच्चों को पेंट अप इमोशन डेवलप हो रहा है, और वो पेंट अप इमोशन एक बिहेवियरल आउटकम, जिसमें एग्रेशन हम कह सकते हैं, वो आउटकम निकल करके आ रहा है। अब हमें इस परेशानी को रिकॉग्नाइज कैसे करना है? हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये हमारे कुछ साइंस है, जैसे बच्चों में स्लीपिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर ज्यादा खाने लग जाते हैं या कम खाने लग जाते हैं, रात में नाइटमेयर्स मतलब डरावने सपने आते हैं, और देखते होंगे आप कुछ बच्चे अभी भी जैसे 13 या 14 साल की उम्र तक उनका बेड वेटिंग होता है। तो ये नाइटमेयर्स प्लस वो जो बेड वेटिंग का कारण होता है वो कहीं ना कहीं एंजाइटी, जैसे पेरेंट्स का उनके ऊपर एक टॉर्चर हो या फिर पेरेंट्स की उनके ऊपर डांट हो, जो बच्चा एंजाइटी के लिए वल्नरेबल है या फिर स्ट्रेस के लिए वल्नरेबल है, उसमें ज्यादातर हम बेड वेटिंग की शिकायत देखते हैं। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स इस परेशानी को ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो बेड वेटिंग हो रही है इसका कारण क्या है। ये बेसिकली कारण उसकी एंजाइटी का एक सबूत है कि बच्चा अंदर ही अंदर डरा हुआ है और वो अपनी परेशानियों को किसी तक बता नहीं पा रहा है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर होना या बिल्कुल चुपचाप हो जाना, हमेशा पेट में किसी दिक्कत का कंप्लेन करना। अच्छा हाँ, अभी आपने देखा होगा ज्यादातर जो बच्चे हैं उनमें डिसोसिएटिव सिम्टम्स देखते हैं। डिसोसिएटिव सिम्टम्स का मतलब है कि वो सिम्टम्स जो कि सच में वो महसूस नहीं कर रहा होता, लेकिन वो उसको बताता है कि मुझे ऐसा हो रहा है। ज्यादातर केसेस में ऐसे देखोगे कि सिर दर्द सिर्फ बच्चा आपको बताता रहेगा, लेकिन क्या होता है कि जब हमारी परेशानियां, नकारात्मक सोच लगातार आती रहती हैं, वो नकारात्मक सोच जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका एक फिजिकल रिएक्शन निकलता है। फिजिकल रिएक्शन मतलब या तो बच्चा बेहोश हो जाएगा, या तो बोलेगा कि मुझे पेट में दर्द है, या मेरे को लगातार हेडेक बना हुआ है, या वो बोलेगा कि मेरे को पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मुझे डर बना रहता है, हमेशा डरा हुआ और सहमा हुआ आपसे रिपोर्ट करेगा कि मुझे ये दिक्कतें मम्मी हो रही हैं। तो पेरेंट्स उसको समझ नहीं पाते और उनको लगता है कि ये सच में फिजिकल डिसऑर्डर है, और वो जाके डॉक्टर के पास में या अन्य किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास में घूमते रहते हैं। लेकिन उनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में ना बहुत कठिनाई हो जाती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये साइकोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है। सो ये जो मैं बता रही हूँ कि स्टमक और हेडेक पेन होता है विदाउट एनी फिजिकल रिएक्शन, इसे ही हम डिसोसिएटिव सिम्टम्स में डाल सकते हैं, जिसे हिस्टेरिकल रिएक्शन कहते हैं। बच्चों में एक फियर डेवलप हो रहा है कि हम अकेले रह जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और मेरे पेरेंट्स का क्या होगा या मेरा कैसा क्या होगा, मुझे कोई प्यार करेगा या नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे कोई समझ नहीं सकेगा। ये सारी भी परेशानियां देखने को मिल रही है। अगर आप साइकोलॉजिकल साइंस को आइडेंटिफाई करना चाहे तो ये साइंस आपको बता सकते हैं कि बच्चों में क्या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको फिजिकल सिम्टम्स में लेकर जाते हैं और डॉक्टर के पास घूमते रहते हैं, उसका सही इलाज नहीं ले पाते हैं। ओके, रात में सोने में डर, क्योंकि रात में सोने में डर इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लोग अपनों को खोए हैं इस टाइम पे। सर दिख रहा है ना आपको? ठीक, तो बहुत ज्यादा जैसे अपनों को खोना और सामने मृत्यु को देखना, तो बच्चों में एक डर तो होता ही है, क्योंकि किसी फैमिली मेंबर का लॉस होना और उसके क्रिमेशन तक की सारी जो रिचुअल्स होती है बच्चा देख रहा होता है, वो उसके अंदर एक डर की स्थिति बना देता है। वो डर की स्थिति अभी जो बनी है उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन डेवलप कर रही है, और बहुत से बच्चों में जो मैंने देखे हैं वो रियली नाइटमेयर्स के केसेस ज्यादा देखे हैं और अंधेरे से डरने के ज्यादा केसेस देखे हैं। फिर आते हैं कि बच्चे जो हैं अभी इंगेज नहीं कर पा रहे हैं अपनी एक्टिविटीज में, रोना और चिड़चिड़ापन, उदासी और होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस जैसी भी परेशानियां बच्चों में देखने को मिल रही हैं। अब हम इसके इंटरवेंशन की बात करते हैं कि हम किस तरीके से इसका इंटरवेंशन दे सकते हैं। तो अगर हम इंटरवेंशन की बात करें तो बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है या बिहेवियरल डेवलपमेंट होता है वो हमारे फैमिली के थ्रू ही होता है, और अगर पेरेंट्स उसके नीड्स को नहीं समझ पाते हैं तो वो क्या होता है कि परेशानी और बढ़ती जाती है। तो अगर बच्चा अपनी परेशानियों को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसे अनदेखा ना करें। ये अनदेखा
कर देने से परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है और ये आगे चल के उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप कर सकती है। तो अभी अगर आप बच्चों में कोई ऐसी परेशानियां देख रहे हैं एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, एज अ स्पेशल एजुकेटर, तो प्लीज आप उसकी पहले डिस्ट्रेस को वैलिडेट कराएं। डिस्ट्रेस मतलब जो उसकी नेगेटिव थिंकिंग है, जो उसकी परेशानियां हैं, उसको अगर आप एक्सप्रेस कराते हैं तो बच्चा आपके साथ में कंफर्टेबल होता है और उसमें एक एम्पैथी डेवलप होती है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स अगर मुझे एम्पैथाइज कर रहे हैं, मुझे मेरे ही लेवल पे समझ रहे हैं, तो मुझे भी पेरेंट्स को उनके ही लेवल पे समझना चाहिए। तभी क्या होता है, एक एडजस्टमेंट और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती है। अगर बच्चा अपनी परेशानियों को नहीं बता पाता है तो उसके अंदर एक हाइपर एक्टिविटी और एंगर और फ्रस्ट्रेशन जैसी परेशानियां डेवलप हो पाती है। उसके अगर इन परेशानियों को आप देख रहे हैं तो एज अ केयर गिवर, एज अ पेरेंट्स, आपको उसके इमोशंस को पहले समझना आवश्यक है और उसके इमोशंस को आपने अगर वैलिडेट करा लिया तो आधी परेशानियां वहीं पे ही खत्म हो जाएगी। आप उसके साथ में एक इंटरैक्शन डेवलप करिए, एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। वो एक्टिविटी चाहे आप प्लेइंग के थ्रू कर सकते हो, चाहे ड्राइंग के थ्रू कर सकते हो। आप इस प्रोसेस को कैसे कर सकते हो, आप बच्चे के बैठाइए और बच्चे को बोलिए कि चलो आज हम ड्राइंग करते हैं, मैं एक चित्र बनाता हूँ, तुम भी एक चित्र बनाना। इससे क्या होता है, बच्चे की जो मानसिक स्थिति होती है, जो उसकी सोच है, वो एक कोरे पन्ने पे जब ड्रॉ करता है तो आप उसको समझ पाते हैं कि बच्चे का इमोशनल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या। उसको एक डायरी मेंटेन करने को बोलिए, शेड्यूल। ज्यादातर बच्चों का अभी शेड्यूल जो है ना बहुत ज्यादा मैसअप हुआ है। जहाँ बच्चे सुबह उठ करके 7 बजे स्कूल जाना और पूरा रूटीन उनको फॉलो करना, वो रूटीन अभी बाधित हो चुकी है और बच्चों का इरेगुलरिटी आ गई क्योंकि क्लासेस का कोई समय नहीं होता है। तो अगर हम उस चीज मतलब इस टाइम टेबल को बना दें, अगर हम उसकी बिहेवियरल एक्टिविटीज को डेवलप कर दें कि तुम्हें इस टाइम पे ही उठना है और इस टाइम पे ही करना है, और जब वो बच्चा अच्छा काम करता है तो हम उसको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करें, एक पॉजिटिव रिवॉर्ड्स दें, चाहे वो वर्बल हो सकता है या फिर कुछ हम उसको टोकन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, या हम उसको ये बता सकते हैं कि अगर तुमने पूरे दिन में ऐसा अच्छा काम किया है तो हम तुम्हें तुम्हारी कुछ बेस्ट जो तुम्हें पसंद है, या तो खाने की चीज हो सकती है या उसकी जो भी मनपसंद चीजें हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बच्चा बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहा है तो या तो कोई ट्रॉमा है इस वजह से हो रहा है, या फिर कोई उसके अंदर ऐसी परेशानी है जो वो आपसे बता नहीं पा रहा है, तो उस केस में भी हम बच्चे को बैठा करके और बात कर सकते हैं, वो भी इमोशनली लेवल पर। ऐसा नहीं है, जनरली ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो बात नहीं करनी क्योंकि ये हमेशा चिल्लाता रहता है, बात समझने को ही राजी नहीं है। तो हम बच्चों में कमी ना निकालकर ये देखें कि हम में ऐसी क्या कमी है जो बच्चा हमारी सुनता नहीं है, हम ऐसा कैसा बिहेवियर करें जिसकी वजह से बच्चा हमें सुनने लग जाए। तो एज अ पेरेंट्स ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे के साथ में कैसा बिहेव करते हैं। जनरली पेरेंट्स ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो बच्चे के साथ में कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चे के साथ में कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर बच्चे में दिक्कत आ कहाँ से रही है? अगर आप बच्चे के साथ में पहले से ही पॉजिटिवली बात करते हो, उसकी गलतियों को समझाना, जब बच्चे गलती करते हैं तो कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों को मारने लग जाते हैं या डांटने लग जाते हैं और बार बार रिपीटेटिव वो एक ही बात को रिपीट करते हैं जो उसकी गलती होती है। इससे बच्चे के मन में ना एक नेगेटिविटी डेवलप होती है और उस नेगेटिविटी के कारण जो वो पॉजिटिव परफॉर्मेंस करना भी चाहता होगा ना, तो वो परफॉर्मेंस वो कर नहीं पाएगा और वो क्या होगा, वो धीरे धीरे बाधित होता जाएगा और वो आइसोलेट होने लगेगा बच्चा, मतलब अकेलेपन में रहने लगेगा, किसी से बात करना नहीं चाहेगा। और एंजाइटी का मतलब ये है कि वो उस काम को दोबारा करने से डरेगा। तो अगर आप एज अ पेरेंट्स बच्चों में कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं या उसके वायलेंट बिहेवियर को कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी नेगेटिव वर्ड्स को कमांड में करना होगा। आप उससे ये सोचिए कि मैं इतना प्यार से बोलूँ। हाँ, ओवर इन्वॉल्व भी नहीं होना है, बैलेंस होना चाहिए किसी भी बिहेवियर में। अगर आपका बैलेंसिंग है तो बच्चा आपके साथ में पॉजिटिव बिहेव करेगा ही करेगा। और अगर ज्यादा ही डिस्ट्रेस हो रहा है या अग्रेसिव हो रहा है, वायलेंट हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। हो सकता है कि ये परेशानी उसको आगे किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में ना लेके जा रही हो। ठीक है, अब बच्चों को ये भी समझाना कि हम उसको जज नहीं कर रहे हैं और हम बच्चों को उसके जैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे कि वो है।
एक्चुअल में, क्योंकि बच्चों को जजमेंट का भी बहुत डर होता है कि पेरेंट्स मुझे कहीं गलत तो नहीं जज कर रहे हैं, पेरेंट्स मुझे कहीं मार तो नहीं देंगे या मुझे डांटेंगे तो नहीं। तो हमें बच्चों को उस समय पर ये भी बताना कि नहीं, आप जैसे हो आप अच्छे हो, बस ये परेशानियां हैं जिसकी वजह से तुम्हारे बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं और इसकी वजह से मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है और मुझे जब गुस्सा आएगा तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा अपने बच्चों के सामने अपनी इमोशंस को जब आप बयां करोगे ना, बच्चा वही चीज लर्न करेगा और कल को वो भी आपसे खुल करके बातें करेगा। अब बच्चों के साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं, रीडिंग है या फिर टीवी है। जनरली ये देखा जाता है कि बच्चों के सामने हम कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम डरते हैं कि बच्चा गलत तरीके से सीख जाएगा। हमें बच्चों के सामने खुलकर के बात करनी चाहिए। जब तक हम खुलकर के बातें नहीं करेंगे, बच्चा अपने आप में एक नेगेटिव सोच लेकर आएगा और ये सोचेगा कि शायद मेरे पेरेंट्स कुछ मुझसे छिपा रहे हैं, और वही छुपाने वाली कंडीशन जजमेंट में डेवलप होगी और वो जजमेंट सस्पिशियस मतलब शक की स्वभाव में डेवलप होगा। ज्यादातर बच्चों में आप देखते हैं कि मम्मी तुम मेरे बारे में ना कुछ पापा से शिकायत कर रहे थे, या मम्मी अभी तुम ऐसा कुछ किए हो जिसकी वजह से मुझे लगा है कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। तो उनको उस टाइम पे क्लियर आउट करना, क्योंकि अगर ये सिचुएशन आप क्लियर आउट नहीं करते हो तो बच्चे में ये पैरानॉइड वाली परेशानियां डेवलप हो जाएंगी और बच्चा कहीं ना कहीं शक की बीमारी में से ग्रसित हो जाएगा। अब पेरेंटिंग, एज अ पेरेंट आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप एक टाइम सेट कर सकते हैं बच्चों के साथ में, और उनके साथ में अगर आप बिजी हो, अगर जैसे आप कोई काम कर रहे हो या फिर आप वर्किंग वुमेन हो या आपका एज अ पेरेंट्स आपका टाइम शेड्यूल जो है सुबह 8 से लेकर 8 बजे तक है, तो एटलीस्ट आप बच्चे के लिए 20 से 30 मिनट निकालें कि हम उस टाइम पे बच्चे को टाइम देंगे जिसमें हम उसके हर एक परेशानी को जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी एक्चुअल में परेशानी है क्या, किसी दोस्त वगैरह से झगड़ा तो नहीं हुआ है, या फिर वो किसी से कुछ बताना तो नहीं चाहता है। क्योंकि जब फिजिकल वायलेंस होता है तो बच्चे डरते हैं पेरेंट्स से बताने में, क्योंकि आप देखे होंगे कि ज्यादातर बच्चे इसलिए डरते हैं कि उन्हें पेरेंट्स कहीं गलत ना बोलें, कहीं ना समझें तो क्या होगा। तो ये डर भी बच्चों में से निकालने के लिए हमें बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, जिससे कि बच्चे आपकी भावनाओं को समझें और वो समझे कि हाँ, अगर हम पेरेंट को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो पेरेंट हमें जज नहीं करेंगे। बच्चों की पसंद की चीजें कराना, वो क्या करना चाहते हैं उसी टाइम में, कि आप अगर पूरे टाइम अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो, दिन में अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो तो हम आपको 1 घंटा ऐसा देंगे जिसमें आप फोन यूज कर सकते हो, जिसमें आप हमारे साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो, जिसमें आप खुले आम जो करना चाहो कर सको। हाँ, लेकिन लिमिटेशन एंड बाउंड्रीज उनको पहले बतानी होती है, और ये बाउंड्रीज पेरेंट्स को अपने घर में भी बनानी आवश्यक है, क्योंकि बच्चा फिर हो सकता है आपको ये बोले कि मम्मी तुम तो ये फॉलो नहीं करती हो, पापा तुम तो ये फॉलो नहीं करते हो, तो तुम मुझे कैसे फॉलो कराओगे। तो आप एक अपने साथ भी टाइम शेड्यूल फिक्स करें ताकि वही चीज आपका बच्चा भी देख करके सीखे और उसको फॉलो करे। बच्चों से प्यार से बात करें, कुछ मिसबिहेव ना करें, क्योंकि आपका मिसबिहेव उसको एक रिस्क बिहेवियर में ले जा सकता है और बच्चा टैंट्रम यानी कि जिद्दी स्वभाव या फिर कुछ पाने के लिए कुछ ऐसा बिहेव कर सकता है जैसे सेल्फ हार्मिंग जैसी टेंडेंसी शो कर सकता है। तो आप ऐसा बिहेव करें जिससे कि बच्चे आपके उस टेंट्रम को शो ना करे जो कि आपके लिए अपेक्षित ना हो। ओके, आपको किसी भी सिचुएशन को समझना होगा। अगर बच्चा कोई भी टेंट्रम्स या गुस्सा दिखा रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, वो उसके पीछे का नेगेटिव जो बिहेवियर दिखा रहा है उसके पीछे का जो नकारात्मक सोच है वो क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है। एज अ पेरेंट्स, एज अ केयर गिवर, बच्चों को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अवगत कराएं, स्पेसिफाई करें कि ये कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए आवश्यक होती हैं और इन नियमों का पालन करना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सके। और इसीलिए आप उनको अपना उदाहरण दे सकते हो कि देखो इसीलिए हम भी फॉलो करते हैं। अगर आपकी फैमिली फंक्शनिंग सही है तो ऑफ कोर्स आपका बच्चा भी वही सीखेगा जो आप अपनी फैमिली में कर रहे हो। आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, रिस्पेक्ट करें, उनको ये सिखाएं कि अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है या फिर कुछ उनके साथ में गलत हुआ है तो वो, या कहीं वो बाहर जा रहे हैं और गलत हो रहा है तो वो
चाइल्ड लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उनको सेफ्टी रूल सिखा सकते हैं घर में रहते हुए, क्योंकि हमें हर चीज पॉजिटिव लेनी है। अगर हम हर चीज में नकारात्मक देखेंगे तो शायद हमारी भी फंक्शनिंग डिक्रीज होगी। तो ये सही टाइम है, जो कोविड का हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको हम पॉजिटिव वे में निकाल सकते हैं और हम बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे लॉज, अच्छे अच्छे रूल्स बता सकते हैं, ताकि बच्चा बाहर जाने के बाद अनसेफ ना हो, क्योंकि इतने दिन से, इतने साल से वो घर पे ही रह रहा है, तो उसके अंदर भी एक डर होगा कि मैं बाहर कैसे चीजें मैनेज करूंगा अगर कल को उनके साथ में कुछ गलत होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से अगर जब पूछोगे ना, बेसिकली लड़कियों से, तो उनके साथ बचपन में ना कुछ गलत बिहेवियर हुआ ही होता है, और उस गलत बिहेवियर को ना वो मन में बैठा लेती है, और वो नेगेटिव जेंडर के, सॉरी अपोजिट जेंडर के लिए वो गलत ही भावना रखती है कि नहीं, ये अच्छे नहीं होते हैं, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे वैसे नहीं करना, मुझे नहीं जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़के बुरे होते हैं, ज्यादातर आपने सुना होगा। तो अगर हम उस चीज को पहले ही रोक दें और हम उनको ये सिखा दें कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, फिजिकली तुम्हें कोई गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा हो, तो तुम ये हेल्पलाइन पे कॉल करके और सही सहायता प्राप्त कर सकते हो। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर 1091 जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर कॉल कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ही इसका आप देख रहे हो अभी जोरों शोरों से प्रचलन में आ गया है। ये हर बच्चा फोन लेकर के 24 घंटा बैठा रहता है, जिसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब है, खाना भी नहीं खाता है, चिड़चिड़ापन भी हो रहा है। तो ठीक है, आप बच्चों को बोलें, आप रहें, लेकिन हमें उसके रूल्स भी सिखाने होंगे। हमें ये बताना होगा कि सोशल मीडिया में रहने के क्या प्रोज है, क्या कौन से, क्या लाभ है, क्या हानि है। तो हम कुछ 5 गोल्डन रूल्स उनको सिखा सकते हैं, जैसे कि अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो प्लीज उसको ब्लॉक करो। और पहले हमें उनको गलत व्यवहार सिखाना होगा कि अगर जनरली ये होता है कि लोग हमारी जब तारीफ करते हैं ना, तो हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस तारीफ के पीछे, जो अननोन है हमारी तारीफ कर रहा है, उस तारीफ के पीछे कुछ नेगेटिविटी हो। हम बच्चों को ये भी तो सिखा सकते हैं। तो हम उस चीज पे ना जाए। अगर कोई हमें रिपीटेटिवली फोन या कॉल्स या हमें मैसेजेस कर रहा है, तो अगर वो अननोन है तो हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं। और हम ये कंफर्टेबल है, ये सही है किसी को ब्लॉक करना, और आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप किसी को ब्लॉक करते हो, कोई अदर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट मत करो जो स्ट्रेंजर्स के हैं। आप कोई भी सस्पिशियस मेल है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, आप उसको स्पैम में डाल सकते हैं। ये सारी चीजें अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चा क्या होता है कि उसका सही उपयोग कर पाता है। पासवर्ड आप सही रखो, आप ऐसे पासवर्ड सेट करो कि आप उसको किसी को पता ना लगने दो, ताकि उस आपकी सोशल मीडिया साइट्स का, या आप जो फोन पे या व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर कुछ भी यूज कर रहे हो उसका कोई गलत उपयोग कर सके। आप उसको लॉग आउट करो जब भी आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो। और इसके अलावा सोशल मीडिया को यूज करना या फिर फोन यूज करने का एक टाइम सेट करें कि अगर आप इतने देर के लिए काम अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखा रहे हो। अप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे पढ़ना, सही टाइम पे सोकर उठना, और सही टाइम पे रात में अगर आप सोने जा रहे हो और पूरी रूटीन आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तभी आपको 1 घंटे के लिए फोन मिलेगा। वो भी आपको एक इंटरवल टाइम पे मिलेगा। इंटरवल का मतलब है आप टुकड़ों में 1 घंटे का अगर हमने टाइम सेट किया तो हम उसको टुकड़ों में फोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उसकी भी मेंटल हेल्थ बनी रहे सही। और हम पहले बच्चों को बताएंगे कि ये कितना हार्मफुल होता है। फोन की रेज हमारी आंखों पे असर डालती है, हमारे ब्रेन पे असर डालती है, हमारी नींद पे असर डालती है, हमारे फिजिकल हेल्थ पे असर डालती है। और इस वजह से बीइंग अ पेरेंट आपको भी फोन नहीं ज्यादा यूज करना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा फोन यूज करेंगे तो बच्चा कल से हमसे भी सवाल करेगा कि मम्मी आप तो फोन यूज करते हो और आप हमें बोलते हो। ठीक है, आप कोविड-19 के लिए, जैसे कि ये कोविड-19 का ही विषय है कि इसमें बच्चों की मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ रहा है, तो जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है अबाउट कोविड-19 बच्चों को हमें वो भी सिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में कोविड-19 है क्या और ये किस तरीके से स्प्रेड होता है, और जो इसकी फेक इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके की है। तो उसके लिए ये है यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये सिर्फ बड़े लोगों को ही प्रभावित करता है, बच्चों को उतना प्रभावित नहीं कर पाता है। जानवरों से ये ट्रांसमिटेड होता है, या फिर ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। आप
सिगरेट या फिर कोई माउथ वॉश या एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो लेकर ले रहे हैं तो ये कोविड-19 को किल करता है या कोविड-19 इससे नहीं होता है। आप स्टीम या बाउथ या आप सन रेज लेते हो या फिर धूप में बैठते हो तो आप इस कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं होगे। आप जब बाहर का जंक फूड खा रहे हो या फिर कुछ भी ऐसी चीजें यूज कर रहे हो तो उससे कोरोना वायरस स्प्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता है। इंडियंस की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से उनमें कोरोना वायरस नहीं हो सकता है, रेदर देन जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हॉट वाटर में सर्वाइव नहीं करता है। ठीक, अभी हम बात करते हैं कि स्पेशल नीड्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। हम स्पेशल नीड में सोशल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेशल नीड्स के बच्चों में हम डेली एक्टिविटी चार्ट बना सकते हैं और हाउस होल्ड एक्टिविटीज करवा सकते हैं। बच्चे को हम उसकी हाइजीन से लेकर के सुबह से लेकर रात तक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम स्पेशल नीड के चिल्ड्रंस को सिखा सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे अगर हम बच्चे को साथ में बैठा रहे हैं तो पैसे का क्या यूज है, पैसे का क्या हम कर सकते हैं, उनको हम ये भी सिखा सकते हैं। उनको जिस चीज़ में उनको उनकी हॉबीज है या डांसिंग है या सिंगिंग है या फिर वो कुकिंग में ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग तो हम ऐसे ही देते हैं जो बच्चा जिसमें परफेक्ट हो हम उस स्किल्स में बच्चे को डाल देते हैं। जैसे कि दिया मेकिंग अगर वो स्पेशल स्कूल में जाके कर रहे हैं तो हम वो भी करा सकते हैं, या कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स या क्राफ्ट के थ्रू या म्यूजिक एंड आर्ट डांसिंग के थ्रू भी हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाकर उनकी मेंटल हेल्थ को हम परफेक्ट बना सकते हैं। देन एक्सरसाइज और एक्सेसिव इंटरनेट हम नहीं देंगे उनको बच्चों को, ताकि उनकी जो एंजाइटी है या फिर डिप्रेशन है वो ज़्यादा बढ़े, तो हम उसके ऊपर रोक लगा देंगे। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो अब हम टीचर्स और स्कूल काउंसलर्स के लिए क्या करेंगे। टीचर्स एंड स्कूल काउंसलर के लिए हम कुछ प्रिवेंटिव हेल्थ बिहेवियर बोलेंगे कि आप ऐसा सिखा सकते हैं बच्चों को कि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप बच्चों को प्रोवाइड करें थ्रू पोस्टर एंड पिक्चराइजेशन, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो वर्बली नहीं समझ पाते हैं, वो पोस्टर और पिक्चराइजेशन की मूवी के थ्रू समझ पाते हैं, तो हम उनको वो चीजें सिखा सकते हैं। कुछ ऑनलाइन एकेडमिक जो कि क्रिएटिव एक्टिविटी है वो हम बच्चों को सेशन में दे सकते हैं, और बच्चों को हम किसी क्विज या पजल में या कुछ कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बच्चों के लिए, जिससे वो अपना मेंटल हेल्थ या अपना बिहेवियर को वो मैनेज करके रख सके। कुछ पेरेंट्स को हम होम असाइनमेंट दे सकते हैं जिससे कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहें बच्चों के साथ में, जो कि हाउस मेकर पेरेंट्स हैं या फिर मदर हैं, वो बेसिकली ये चीज़ें अपने बच्चों के साथ में कर सकती हैं। और इसके साथ में ही हमें बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे स्कूल में किसी हाइपर एक्टिविटी या लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं तो जनरली जो टीचर्स होते हैं ना वो इरिटेट हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि बच्चे की परेशानी क्या है, तो वो बार बार रिपीटेटिवली वो शिकायत करते हैं घर पे कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता। तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चा क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा है। तो डांटने और मारने और पेरेंट्स से शिकायत करने के बजाय अगर हम बच्चे को उसके लेवल पे समझेंगे तो शायद हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और हम बच्चे की परेशानी को आइडेंटिफाई करके उसको इंटरवेंशन भी दे सकते हैं। तो इसके साथ ही जो अदर चिल्ड्रंस होते हैं हम उनको एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, उनको डीप ब्रीदिंग सिखा सकते हैं, कुछ मसल रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा सकते हैं, कुछ पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ स्कूलों में ऐसे चलते हैं कि सैटरडे टू सैटरडे वो बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बात करते हैं और पॉजिटिव कैसे आप रह सकते हो, आप कैसे सेल्फ केयर कर सकते हो, कैसे आप खुश रख सकते हो, उन चीज़ों को लेकर के भी हमें, जैसे बाकी स्कूल्स कर रहे हैं, हमें खुद भी ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए और हमें दूसरों को भी ये बताना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो आपका एक सजेशन बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसको चेंज कर सकता है। और हम कुछ जो फीडबैक है पेरेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करने चाहिए टीचर्स द्वारा कि आपके बच्चे की फंक्शनिंग क्या है, क्योंकि पहले जब हमारे इंटरेक्शन 1-to-1 होते थे तो पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाए जाते थे, लेकिन अभी वो चीज़ें इंटरेक्शन हो नहीं पा रही है। तो आप ऑनलाइन भी उस चीज़ को प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि आप बच्चे की मेंटल फंक्शनिंग, बिहेवियरल फंक्शनिंग और जो सोशल फंक्शनिंग है उसको मेंटेन कर सकें। ओके, रीडिंग मटेरियल्स वगैरह आप एकेडमिक जो उसकी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग आप मटेरियल्स डेवलप करा सकते हैं और उसको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। उसकी मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, जैसे कि बच्चे क्या होते हैं अंदर ही अंदर जब घुटते रहते हैं या फिर परेशान होते हैं तो जो उनकी अंदर की परेशानियां होती है ना वो बाहर निकलती है गुस्से के रूप में, और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाते हैं या फिर समटाइम्स वो
डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो डिफरेंट बिहेवियर शो करने का कारण क्या होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी परेशानियां चल रही है जिसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो उसको भी आइडेंटिफाई करके उसका इंटरवेंशन ज़रूरी है। देन हमें पेरेंट्स से उसकी परेशानी का कारण क्या है, किस तरीके से ये डेवलप हुई है और किस तरीके से ये सही हो सकती है और उसके क्या रिस्क फैक्टर हैं, उससे भी अवगत कराना ज़रूरी है। बच्चे का जो टेम्परामेंट है, जो उसकी पर्सनालिटी है, जो उसकी रूटीन्स है, अगर हम बताते हैं पेरेंट्स को तो शायद एज अ टीचर पेरेंट्स उसको मैनेज कर सकते हैं। सो आई थिंक मेरा इंफॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई हो और आप तक इंफॉर्मेशन गई हो। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, आज के विषय पर गहनता के साथ और वैशिष्टता का बोध रखते हुए आज आपने अपनी जो वैशिष्टता हम लोगों के बीच, अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच जो रखी है, और निश्चित ही हमारे सभी विशेष शिक्षकों के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रश्नोत्तरी के पूर्व आदरणीय श्री अमित कुमार सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि हमारे बीच आए और मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन किरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें। श्री अमित कुमार सर। Thank you, Nagesi. Thank you, ma'am, for a nice presentation and information. मैं अमित कुमार, क्लिनिकल असिस्टेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आज इस वेबिनार के माध्यम से आपको एक मेंटल हेल्पलाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हेल्पलाइन डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये एक मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन है जो कि 24/7 वर्क करता है, जिसे एक किरण के नाम से सूचित किया गया है। इस हेल्पलाइन का नंबर है 1800-599-0019। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं और आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये हेल्पलाइन का नंबर आप अपने पास मोबाइल में सेव करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में इसको फॉरवर्ड भी करें। ये नंबर है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये हेल्पलाइन का नंबर है 1800-599-0019। इस हेल्पलाइन के माध्यम से हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सुसाइडल प्रिवेंशन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग इमरजेंसीज के लिए यह हेल्पलाइन 24/7 काम कर रही है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट उनको 24/7 अर्ली स्क्रीनिंग, फर्स्ट एड एवं साइकोलॉजिकल सपोर्ट इत्यादि 24/7 दे रहे हैं। अतः आप लोगों से, सभी पार्टिसिपेंट्स और केयर गिवर्स, पेरेंट्स से अनुरोध है कि इस हेल्पलाइन को ज्यादा से ज्यादा अपने सोसाइटी में स्प्रेड करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मानसिक स्वास्थ्य की उन्नता और एक सुखद मानसिक पूर्णता से युक्त समाज के निर्माण में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का यह प्रयास निश्चित ही वर्तमान परिदृश्य में एक साफल्यतम और एक श्रेष्ठतम भाव की स्थापना हेतु अत्यंत सराहनीय प्रयास के रूप में, अत्यंत सराहनीय कार्य के रूप में हमारे और आप सभी के बीच में है। अब मैं अपने प्रतिभागियों से प्रश्न आमंत्रित करूंगा। अगर मेरे किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है जो आज के विषय से संबंधित, आदरणीय मैम से अगर उनकी कोई जिज्ञासा है, वैसे जितने विस्तृत रूप में और जितने धरातलीय भाव में मैम ने अपने भाव रखे हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ शेष है, लेकिन अगर किसी का कोई भाव है तो मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अपने प्रश्न हमारे बीच रख सकते हैं। मैं आई सर। जी 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 सर, मेरा नाम बाद आप 2 डिवाइस से जुड़े हैं, कृपया एक डिवाइस से जुड़ करके प्रश्न पूछे मैम। जी सर। जी जी बोलिए मैम, बोलिए। सर, मैं टीचर भी हूँ और मैं काउंसलर भी हूँ, अभी प्रैक्टिसिंग हूँ। मेरा मैम इशू एक ये है कि मेरा अपना खुद का बच्चा है, वो 12 साल का है
और उसे बहुत ही बचपन में, मतलब करीब 3-4 साल का था उस समय, माइल्ड ऑटिज्म रिकॉग्नाइज किया गया था। लेकिन मैंने उसका कोई मेडिकल फॉलोअप नहीं किया, लेकिन जो भी प्रोग्राम्स मुझे बताए जाते थे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की तरफ से, मैंने उसे पूरा फॉलो किया। कोई मेडिकेशन उसका नहीं किया। वो अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा है, अपना सारा काम भी कर लेता है, बहुत अच्छा म्यूजिक भी बजाता है। लेकिन मैम एक उसका जो इशू है जिसको मैं अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाई हूँ, वो इशू ये है कि वो हमेशा मौका ढूंढता है अकेले में सेल्फ टॉकिंग करने का। और सेल्फ टॉकिंग करते समय कभी भी वो जैसे उल जलूल टॉपिक्स पर बात नहीं कर रहा है, वो ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति से बात कर रहा है। और वो कई बार जैसे एक ही बात को दिन में 3-4 बार पूरा सीन क्रिएट करके बात करता है, जैसे किसी एक्टर के बारे में बात करना या किसी कार के बारे में बात करना, इस टाइप की बातें करता है। और अगर उसको टोकिए तो वो चुपचाप दूसरे कोने में चला जाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये बिहेवियर इशू मतलब ये कोरोना की वजह से है, क्योंकि 2 साल से बच्चे घर में हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं 1 साल से ही नोटिस कर रही हूँ, या फिर ये कोई और इशू है? मुझे इसमें क्या करना चाहिए मैम, प्लीज हेल्प करिए। जी रचना जी, आपने जो प्रश्न किया है उस अभी मैंने मूड डिसऑर्डर का नाम लिया था, राइट? तो मूड डिसऑर्डर तो नहीं है, पर ये स्किज़ोफ्रेनिक के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर बच्चा सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहा है, सेल्फ टॉक कर रहा है, या फिर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो ये ग्रैंडियोसिटी का सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी साइकियाट्रिस्ट की पहले हेल्प लें, या फिर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें और उसका फुल साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करवाएं। फुल साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराने के साथ ही अगर कुछ ऐसी फाइंड आउट निकलती है कि बच्चे में कुछ साइकोटिक सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए मेडिकेशन चलेगा। और उसके साथ ही उसकी जो सोशल स्किल्स ट्रेनिंग है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है, वो भी उसकी इंटरवेंशन, जो भी निर्धारित इंटरवेंशन होंगे उसकी बीमारी के आधार पर, तो वो उसको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो प्लीज आप पहले किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सहायता लेके उसका इवैल्यूएशन करवाएं उसकी परेशानी का। क्योंकि देखिए, हम जब तक बच्चे को देखेंगे नहीं, जब तक उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक हम एक डायग्नोसिस या ये लेबलाइज नहीं कर सकते कि बच्चे को ये बीमारी है या ये परेशानी है या इस परेशानी से वो जूझ रहा है। उसके लिए हमें बच्चे को देखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि बच्चे की परेशानी को अगर हम ऐसे ही सुन करके और जज कर देंगे तो शायद ये बच्चे की जिंदगी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। सो इसके लिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी रचना जी कि आप पहले किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सहायता लें, और उसके बाद में जैसा उनका रिपोर्ट आता है उसके आधार पर अगर उसको दवाइयाँ चलनी है तो दवाइयाँ चलें, नहीं तो कुछ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के थ्रू वो ठीक हो सकता है। Thank you, ma'am. Thanks for your valuable suggestion. Ma'am, one more thing that I want to mention here, that as a mother counselor, what can I do in a regular way that can help him? ओके सो रचना जी, इस केस में आप बच्चे को ना पहले समझिए कि वो कब ऐसा, आप एक खुद डायरी बनाइए कि मेरा बच्चा किन किन सिचुएशन में ऐसा बिहेव करता है, सेल्फ मॉनिटरिंग करता है, सेल्फ टॉक करता है, या फिर कुछ बड़ी बड़ी बातें करता है। जब आपको पता रहेगा कि वो किन किन सिचुएशन में करता है ना, तो शायद आप उस सिचुएशन में जाकर के बच्चे से बात कर सकते हो कि बेटा अभी आप उसको रियलाइज कराओ, पहले ये देखो कि उसको इंसाइट है या नहीं है उसकी बीमारी के लिए, उसकी परेशानी के लिए, कि वो जो कर रहा है वो उसको खुद पता है। समटाइम्स क्या होता है ना कि हम खुद एज अ ह्यूमन बीइंग हम कुछ करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता, हम खुद ही अवेयर नहीं होते कि हम क्या कर रहे हैं, फिर सडन से याद आता है अरे ये तो हम गलत कर रहे हैं। तो बच्चा भी नहीं समझ पा रहा होगा, और वो या हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसी कहते हैं ना कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, इस वजह से भी वो खुद में बातें कर रहा हो, या उसको लगता हो कि मैं ये चीजें कर नहीं सकता, इस वजह से भी खुद से बातें। तो आप बच्चे से जाकर बात कीजिए अपने कि बेटा ये बिहेवियर मैंने देखा है, ये क्या कोई परेशानी है तुम्हें, या कुछ ऐसी दिक्कत है जो तुम मुझे बताना चाहते हो और बता नहीं पा रहे हो, तुम्हारा क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब चीज में परफेक्ट हो, उससे सवाल कीजिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सब चीज में, लेकिन वही होता है कि एज अ पेरेंट हम काउंसलर नहीं बन सकते, एज अ फैमिली, मतलब जैसे हमारे घर में भी किसी को परेशानी होगी ना, तो बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं उनको इंटरवेंशन नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे कुछ एथिकल बाउंड्रीज होती हैं। तो हो सकता है जो वो आपसे नहीं कह पा रहा हो वो दूसरे से कहेगा। तो पहले आपके लिए एज अ मदर आप उसका शेड्यूल बनाइए, उसकी डायरी लिखिए कि बेटा मेरा कब कब किन सिचुएशन में ये काम कर रहा है, और एक बार उससे बात करने की कोशिश कीजिए कि इसकी एक्चुअल में परेशानी क्या है, क्या पास्ट में इसने कुछ ऐसा देखा है नेगेटिव बिहेवियर हमारे साइड से, इसकी वजह से वो डर तो नहीं गया है, या स्कूल में उसको कभी ऐसा डांटा गया हो, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि माइल्ड ऑटिस्टिक फीचर्स दिखे थे, तो हो सकता है कुछ नेगेटिविटी उसको कहीं साइड से मिली हो।
कहीं ना कहीं उसको ऐसा, क्योंकि बच्चा तो समझदार होता ही है, ऐसा नहीं है कि वो सोशल बिहेवियर को समझ नहीं पाएगा, डांट को समझ नहीं पाएगा, तो आप आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। अगर घर में आप 1 साल से बोल रहे हो ना, तो हो सकता है घर में ऐसी कोई सिचुएशन हुई होगी जिससे वो डर गया होगा या वो अपने अंदर इनकॉम्पिटेंट फील कर रहा होगा। फर्स्ट तो ये हो सकता है। सेकंड, कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं या किसी साइकोटिक डिसऑर्डर की शुरुआत हो सकती है, ये भी हम कह सकते हैं। तो प्लीज ये जो मैंने आपको बताया है, ये आप एक बार करके देखिए। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित ही वर्तमान समय इस बात की मांग कर रहा है कि हम बालकों को उनकी क्षमता और उनकी सोच के अनुरूप उतर करके एक बाल मन से ही उन्हें समझाने का प्रयास करें, उनके साथ व्यवहार करने का प्रयास करें। किसी भी परिस्थिति में बाह्य पक्षों से पड़ने वाले अभिभावक पे प्रभावों को या उसके व्यवहारिक प्रभावों को, व्यवसायिक प्रभावों को, सामाजिक गतिविधियों के प्रभावों को हम अपने बालकों तक न ले जाएं। परिवार में ऐसी कोई भी परिस्थिति हम जन्म लेने न दें जो हमारे बालकों के विकास पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती हो। आदरणीय नीलम धमीजा मैम कुछ कहना चाहती हैं। मैम आपसे निवेदन है, कहिए। समय का थोड़ा सा ध्यान है, समय का वो करके हम लोगों को अगले कदम बढ़ना है। तो मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने भाव हमारे बीच रखें, फिर हम धन्यवाद ज्ञापन की तरफ बढ़ेंगे। मैम, मैं सीआरसी लखनऊ की तरफ से इनके काफ़ी वेबिनार अटेंड करती रही हूँ और एज ए काउंसलर मैं टीचर्स को भी मिलती हूँ, टॉक टू देम आल्सो। बट आई हैव फाउंड दिस, मैम जो आपने दिया है बहुत ही अच्छे सुझाव है। अनफॉर्चुनेटली जो मैं यहाँ देखती हूँ, टीचर्स उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, तो जिम्मेवारी नहीं समझते ऐसे बच्चों की। ये भी मैंने नोट कर लिया हुआ है कि पढ़ाने के टाइम भी वो इतना देखा है तो टेबल पर जाके बैठ जाएंगे और पढ़ा रहे हैं। तो जब तक टीचर की, चाहे कोई भी बच्चा हो, रैपो नहीं बनेगी खासकर ऐसे बच्चों के साथ, तब तक मैं सोचती हूँ इन बच्चों की केयर करने वाला कौन है, तो उस बारे में कभी परेशान होती हूँ। और आपका जो लेक्चर था बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सर ने कहा है कि थोड़ी शॉर्ट हो जाओ, तो शॉर्ट हो रही हो, लेकिन इस चीज़ की मुझे पीड़ा होती है जब मैं देखती हूँ कि टीचर्स इंटरेस्ट पूरा नहीं लेते बच्चों में। तो ये जो बच्चे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चे, डिफरेंट डिसेबिलिटीज है, तो इनको कौन देखेगा, मुझे ये नहीं समझ आता। आप कुछ सुझाव दे सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही एक अध्यापक जब तक माता पिता के समन्वित स्वरूप को लेकर के विद्यार्थियों के समक्ष नहीं खड़ा होगा, तब तक विद्यार्थियों का संपूर्ण और चतुर्दिक विकास निश्चित सुनिश्चित नहीं हो सकता। हमें और अधिक मन से और अधिक तैयारी के साथ बालकों का स्वागत करना है। और इस हेतु आज जैसे आदरणीय शिवांगी श्रीवास्तव मैम ने बताया कि माता पिता को और ज्यादा सहज होने की आवश्यकता है। बाहरी परिप्रेक्ष्यों की मैंने पुनः चर्चा की थी और पुनः आप सभी के समक्ष बार बार इस बात को रख रहा हूं, बाहरी परिप्रेक्ष्यों को अपने बच्चों तक न जाने दें। बच्चे बाल मन को लेकर अपनी आकृष्टताओं को, अपने मनोभावों को हमारे आपके बीच रख रहे हैं, उसको समझिए, जानिए और यह सोच विकसित करिए कि अगर यह बच्चा विद्यालय में होता तो अपने छात्र समूह के साथ क्या चर्चा करता। अगर आज वो मम्मी के साथ चर्चा करता है, पापा के साथ चर्चा करता है, तो हमें भी उसे एक छात्र समूह का वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप सभी श्रेष्ठ जनों का, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में आज यहाँ पे अपनी उपस्थिति दी और बहुत मन से और इस महत्वपूर्ण विषय पर बड़े ही चिंतन के साथ आज हमारे साथ इस भावित कार्यक्रम में जुड़े रहे। और जुड़ने के साथ साथ आप लोगों ने अपने मनोभावों को भी हमारे बीच रखा। तथा मैं धन्यवाद की कड़ी में अपनी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन PDUNI-PBD नई दिल्ली की निदेशिका आदरणीय स्मिता मैम का सादर धन्यवाद करता हूं कि आपके कुशल निर्देशन के अंतर्गत ही हम निरंतर बौद्धिक आयोजनों को सभी के समक्ष रख पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर का, जिनके आशीर्वचन से हम ऐसे कार्यक्रमों को आप सभी के समक्ष ला पाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आज की मुख्य आतिथ्य और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय शिवांगी श्रीवास्तव मैम का, जिन्होंने आज बेहतरीन विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच अपने भाव रखे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे बीच आदरणीय नीलम धमीजा मैम का, जो एक्सपर्ट ओपिनियन और साथ ही साथ एक अभिभावक का स्वरूप आशीर्वचन हमें प्रदान की। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय जगदीश गुप्ता सर का, कि आपकी
प्रस्तुति, आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत बन जाती है कि जब हमारे अभिभावक हमारे कार्यक्रम में हैं तो फिर किस बात का भय, फिर तो हम लोग निश्चित ही नए आयामों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने उन सभी वट वृक्षों के पुष्पों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो श्रोता के रूप में हमारे बीच हमसे निरंतर जुड़ते हैं और हमारी संपूर्ण शक्ति का पर्याय बनते हैं। आप सभी प्रतिभागियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम में अपना जुड़ाव देने वाले सभी विशेषज्ञों का, सभी विशेष शिक्षकों का और विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के अभिभावकों का CRC लखनऊ की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि फीडबैक लिंक आपके चैट बॉक्स में दे दिया गया है, विधिवत आप भर लें जिससे आपको सर्टिफिकेट सा समय प्रदान कर दिया जाए। यहीं पर यह कार्यक्रम आधिकारिक रूप से पूर्ण हो रहा है। मैं पुनः आदरणीय शिवांगी मैम का, योगेश गुप्ता सर का, नीलम धमीजा मैम का, अजय कुमार सर का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सुमित जी, संतोष जी बताएं क्या कह रहे हैं। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी था सर। संतोष जी बताएं। सर वो जो 22 को